बहुत समय पहले परी देश में लाली नाम की एक गरीब परी रहती थी। लाली के घर से थोड़ी दूर पर एक बहुत बड़ा आलीशान बंगला था। वहां पर पिंकी नाम की परी रहती थी। पिंकी परी को परी देश में रहने वाली गरीब परियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब भी वो लाली परी को आते जाते देखती तो मुंह बनाकर उसकी बुराई किया करती थी। इसी तरह एक दिन पिंकी परी सहेलियों के साथ अपना जन्मदिन मना रही थी। पिंकी परी अपने हाथों पर मेहंदी लगवाने के लिए परी देश की सबसे बड़ी जादूगरनी ब्यूटिशियन को बुलाती है। वो ब्यूटिशियन पिंकी परी के हाथों में जादुई मेहंदी लगाकर उसे खूबसूरत बना देती है। उस जादुई मेहंदी का रंग बार बार बदल रहा था और उससे तेज रोशनी भी आ रही थी। ये नजारा देख वहां मौजूद सभी परियां दंग रह जाती हैं और पिंकी परी की मेहंदी की तारीफ करने लगती हैं। ये जादुई मेहंदी पूरे 1 साल तक मेरे हाथों में इसी तरह बरकरार रहेगी। ठहरो, मैं अभी तुम्हें इस जादुई मेहंदी का असली कमाल दिखाती हूँ। चल मेरी जादुई मेहंदी, आसमान में आतिशबाजी शुरू कर दे। पिंकी परी के इतना कहते ही उसके हाथों से ढेर सारे पटाखे बाहर निकलकर आसमान में पहुंच जाते हैं। फिर एक एक कर सारे पटाखे फूटने लगते हैं। तभी पिंकी परी की नजर लाली परी पर पड़ती है। लाली परी अपने घर के आंगन में बैठकर पढ़ाई कर रही थी। अभी इस गरीब परी को मजा चखाती हूँ। चल मेरी जादुई मेहंदी उस सामने वाली झोपड़ी को रॉकेट से जलाकर राख कर दे। फिर अगले ही पल पिंकी परी के हाथ से बड़े बड़े रॉकेट निकलकर सीधा लाली परी के झोपड़ी के ऊपर जा गिरते हैं। देखते ही देखते झोपड़ी में आग लग जाती है। ये देख लाली घबराकर आग को बुझाने की कोशिश करती है, लेकिन आग पर काबू नहीं पाती और उसका झोपड़ा पूरी तरह जलकर राख हो जाता है। दूसरी तरफ पिंकी परी लाली की ये हालत देख जोर जोर से हंसने लगती है। ये देख लाली को सारी बात समझ में आ जाती है और वो पिंकी परी के घर जाकर उसकी माँ से शिकायत करने लगती है। लेकिन पिंकी की माँ भी उसी की तरह बेरहम थी। फिर वो दोनों माँ बेटी बेचारी लाली को डांटकर वहां से भगा देते हैं। दूसरी तरफ पार्टी में आई जादूगरनी ब्यूटिशियन ये सब देखकर हैरान हो जाती है। उसके बाद वो ब्यूटिशियन लाली परी के पास पहुंचकर उससे कहती है, सुनो, तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है। मेरी जादुई मेहंदी का गलत इस्तेमाल करके उस पिंकी ने तुम्हारी झोपड़ी को जलाया है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उसके बाद जादूगरनी ब्यूटिशियन अपनी थैली से एक जादुई स्प्रे निकालकर लाली के जले हुए घर के ऊपर छिड़कने लगती है। फिर देखते ही देखते लाली का जला हुआ झोपड़ा पहले की तरह सही सलामत खड़ा हो जाता है। उसके बाद वो ब्यूटिशियन जादूगरनी लाली परी को एक जादुई गुफा के अंदर ले जाती है। उस गुफा में सफेद रंग का एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, जिसके अंदर से तेज रोशनी बाहर निकल रही थी। तुम इस सफेद पत्थर को उठाकर अपने घर ले जाओ और जिस दिन तुम्हारा जन्मदिन आए उस दिन तुम इस पत्थर को जलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल देना। उसके बाद ब्यूटिशियन जादूगरनी का शुक्रिया अदा कर लाली उस पत्थर को लेकर वहां से चली जाती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर आखिरकार लाली का जन्मदिन आ जाता है। लाली एक कढ़ाई में ढेर सारा तेल डालकर उसे गरम करने लगती है। जैसे ही कढ़ाई के अंदर मौजूद तेल खौलने लगता है, तभी लाली उसके अंदर वो जादुई पत्थर डाल देती है। फिर अगले ही पल वो पत्थर एक जादुई मेहंदी के कोन में बदल जाता है। मैं जादुई मेहंदी हूँ,
आज से तुम मेरी मालकिन हो और मैं हमेशा तुम्हारी सेवा करूंगी। इतना कहकर वो मेहंदी लाली के दोनों हाथों में सुंदर मेहंदी की डिजाइन बना देती है। फिर वो जादुई मेहंदी लाली के पुरानी झोपड़ी को एक महल के जैसा विशाल बना देती है। लाली के घर के सामने चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनी का प्रकाश फैल जाता है। ये देख लाली खुशी से झूम उठती है। तभी वो जादुई मेहंदी लाली के आंगन में एक बहुत बड़ा केक प्रकट कर देती है। चलो अब तुम्हारा जन्मदिन मनाते हैं। ठहरो, मैं अपनी सहेलियों को भी बुला लेती हूँ। उसके बाद लाली दौड़कर अपनी सहेलियों को वहाँ बुला लेती है। फिर वो सभी मिलकर लाली का जन्मदिन मनाने लगते हैं। लेकिन अपने बंगले से पिंकी ये सारा नजारा देख लेती है। अरे अचानक इस लाली का झोपड़ा इतने बड़े महल में कैसे बदल गया? आखिर अचानक ये सब कैसे हो गया? जरूर किसी जादूगर ने इसकी मदद की है। अभी इसके महल को तहस नहस करती हूँ। उसके बाद पिंकी परी अपने हाथों में लगी हुई जादुई मेहंदी से कहती है, चलो जादुई मेहंदी सामने वाले महल को जलाकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। लेकिन तभी पिंकी परी के हाथों से एक बड़ी सी चिड़िया बाहर निकलकर उसी के बंगले के ऊपर आग उगलने लगती है। अरे ये क्या हो गया? ये चिड़िया तो मेरे ही घर को जला रही है। अरे कोई रोको इसे। तभी उस चिड़िया के मुंह से बड़े आकार के ढेर सारे पत्थर बाहर निकलकर पिंकी के बंगले के ऊपर गिरने लगते हैं। ये देख पिंकी और उसकी माँ घबराकर बंगले से बाहर भाग जाते हैं। फिर पिंकी का बंगला पूरी तरह टूटकर तहस नहस हो जाता है। अपनी इस बर्बादी पर पिंकी और उसकी माँ दुखी होकर रोने लगती हैं। इस तरह पिंकी को उसके किए की सजा मिल जाती है। दूसरी तरफ लाली अमीर बनकर हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगती है। चांदनीपुर नाम के गांव में दिवाकर नाम का एक आदमी अपनी पत्नी शांता के साथ रहता था। एक दिन दिवाकर जंगल में लकड़ियां काट रहा था। तभी अचानक उसे पेड़ के ऊपर एक खूबसूरत परी बैठी हुई दिखाई देती है। परी की खूबसूरती देख दिवाकर उस पर मोहित हो जाता है। तभी वो परी पेड़ से नीचे उतरकर दिवाकर के पास आ जाती है। सुनिए, मैं परिदेश से आई हुई एक परी हूँ। कुछ दिनों पहले एक तूफान में मेरा घर पूरी तरह टूटकर बर्बाद हो गया। अब मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। आप नेक और दयालु इंसान लग रहे हैं। अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं आपसे शादी करके आपके साथ आपके घर पर रहना चाहती हूँ। परी की ये बात सुनकर दिवाकर की आंखों में चमक आ जाती है और वो खुशी से फूले नहीं समाता। क्या हुआ? आप क्या सोच रहे हो? अगर मैं आपको पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ से चली जाती हूँ। और नहीं नहीं, तुम मुझे बहुत पसंद हो। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और जिंदगी भर तुम्हारी सेवा भी करूँगा। आखिर तुम्हारे जैसी खूबसूरत लड़की मुझे कभी नहीं मिल सकती। उसके बाद दिवाकर परी से शादी करके उसे अपने घर ले जाता है। दिवाकर के साथ परी को देख शांता की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सुनिए जी, ये परी आपको कहाँ मिल गई और आप इसे घर क्यों लेकर आए हो? मैंने इस परी से शादी कर ली है। आज से ये इसी घर में रहेगी। हे भगवान, मेरी तो किस्मत फूट गई। मेरा पति मेरे लिए सौतन लेकर आ गया। अब मैं क्या करूं? बेकार में शोर मत मचा। तेरे जैसी काली कलोटी लड़की से शादी करके मैं बहुत पछता रहा था। भगवान ने अब जाकर मेरी प्रार्थना सुनी है और मुझे इतनी गोरी सुंदर पत्नी दी है। अगर तुझे इस घर में रहना है तो रह, और ना रहना है तो यहाँ से चलती बन। शांता के पास रहने का कोई और ठिकाना नहीं था, इसीलिए वह मजबूर होकर उस परी को अपनी सौतन स्वीकार कर लेती है। फिर एक रात शांता को अपने घर के पीछे वाले हिस्से से कुछ डरावनी आवाजें सुनाई देती हैं। शांता हिम्मत करके घर के पीछे जाती है। तभी शांता देखती है कि वो परी बहुत ही डरावना रूप धारण कर रखा था।
साथ ही उसके सामने एक औरत की लाश पड़ी हुई थी। परी औरत की लाश से मांस नोच नोच कर खा रही थी। हे भगवान, मैं तो तुझे परी समझ रही थी, लेकिन तू तो एक खूनी चुड़ैल निकली। ठहर जा, मैं अभी अपने पति को तेरी सारी सच्चाई बताती हूँ। इतना कहकर शांता दिवाकर को बुलाने घर के अंदर चली जाती है। सुनिए जी, आप जिस परी को घर लेकर आए हैं, दरअसल वो एक चुड़ैल है। हमारे घर के पीछे वो एक औरत को मारकर उसकी लाश को खा रही है। दिवाकर फौरन शांता के साथ घर के पीछे पहुंच जाता है, लेकिन वो परी पहले की तरह खूबसूरत रूप में बदल चुकी थी। साथ ही उस औरत की लाश भी वहां से गायब थी। ये सब क्या है शांता? तुम तो कह रही थी ये चुड़ैल के रूप में बदल गई है। शांता दीदी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती, इसीलिए मुझे घर से निकालने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही है। खबरदार शांता, अगर आज के बाद तूने इसके खिलाफ कुछ कहा तो मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा। इतना कहकर दिवाकर अपने कमरे में सोने चला जाता है। दूसरी तरफ परी रोज गांव की औरतों को मारकर खाना जारी रखती है। फिर एक दिन एक तांत्रिक की नजर उस पर पड़ जाती है। तांत्रिक परी का पीछा करते हुए दिवाकर के घर तक पहुंच जाता है। उसके बाद तांत्रिक एक बिल्ली को दिवाकर के घर के अंदर छोड़ देता है। वो बिल्ली परी के ऊपर झपट पड़ती है और उसके चेहरे को नोचना शुरू कर देती है। तभी परी गुस्से में आकर चुड़ैल का रूप धारण कर लेती है। परी को चुड़ैल के रूप में देख दिवाकर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हे भगवान, कोई बचाओ मुझे, ये तो सच में एक चुड़ैल निकली। मैं तो आपसे पहले ही कह रही थी कि ये एक चुड़ैल है। उधर वो बिल्ली देखते देखते विशाल रूप धारण कर लेती है और परी को अपने दांतों में जकड़कर उसे तांत्रिक के पास ले जाती है। ये कोई परी नहीं है, ये मेरे कैद से भागी हुई एक चुड़ैल है। अब मैं इसे वापस ले जाकर भूतिया कमरे में कैद कर दूंगा। उसके बाद तांत्रिक उस परी चुड़ैल को लेकर वहां से चला जाता है। और मुझे माफ कर दो शांता, उस परी के चक्कर में पड़कर मैंने तुम पर बहुत अत्याचार किए हैं, लेकिन अब मैं कसम खाता हूँ आज के बाद दोबारा कभी ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। शांता दिवाकर को माफ कर देती है और वो दोनों फिर से हंसी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। बहुत समय पहले किसी गांव में सपना नाम की गरीब लड़की रहती थी। सपना बहुत खूबसूरत थी। जो भी उसे देखता वो उसकी खूबसूरती की तारीफ किए बिना नहीं रहता था। फिर एक दिन, सुनो लड़कियों, अगले हफ्ते हमारे कॉलेज में एक बहुत बड़ा ब्यूटी कॉन्टेस्ट होने वाला है। जो भी लड़की उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट को जीतेगी उसे 2 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। साथ ही उसे 1 महीने के लिए अमेरिका भेजा जाएगा। वहां रहने और शॉपिंग का पूरा खर्चा हमारे कॉलेज का होगा। टीचर की ये बात सुनकर क्लास की सभी लड़कियां खुशी से उछल पड़ती हैं। मुझे किसी भी तरह ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतना ही होगा, लेकिन सपना के रहते मैं ये ब्यूटी कॉन्टेस्ट नहीं जीत पाऊंगी क्योंकि वो मुझसे कई ज्यादा खूबसूरत दिखती है। अगर मैं सपना को बदसूरत बना दूं तो फिर मैं आसानी से ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत सकती हूँ। फिर उसी शाम सपना कॉलेज से घर जा रही थी। तभी रास्ते में मीरा अपनी एक सहेली के साथ उसे रास्ते में रोक लेती है। बाद सपना मीरा के चेहरे पर एक भूतिया पानी डाल देती है, जिस वजह से सपना का पूरा चेहरा उसी समय जलकर बदसूरत हो जाता है। बेचारी सपना दर्द से तड़पने लगती है। इसे अपनी खूबसूरती पर बहुत घमंड था ना, आज के बाद ये आईने के सामने खड़ी होने की हिम्मत नहीं करेगी। अब मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेकर आराम से जीत सकती हूँ। लेकिन मीरा, अगर इसने पुलिस में हमारी शिकायत कर दी तो फिर पुलिस हम दोनों को पकड़ कर ले जाएगी और जेल में बंद कर देगी। सुन, मेरे पास बहुत बढ़िया आइडिया है। पास वाले समंदर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा टापू है। उस टापू पर ढेर सारी खतरनाक चुड़ैल रहती हैं।
हम सपना को ले जाकर उस टापू पर फेंक देते हैं, फिर वहाँ रहने वाली चुड़ैलें उसे मार कर खा जाएंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। उसके बाद वो दोनों सपना को बेहोश करके नाव में बैठा लेते हैं और उसे समंदर के बीचों बीच मौजूद भूतिया टापू पर ले जाकर छोड़कर वहां से भाग जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जब सपना को होश आता है तो अपने आप को वीरान टापू पर देख सपना घबराकर रोने लगती है। सपना को तैरना नहीं आता था, जिस वजह से वो टापू के किनारे बैठकर वहां से गुजरने वाली किसी नाव का इंतजार करने लगती है। लेकिन देखते ही देखते 2 दिन बीत जाते हैं और सपना को कोई मदद नहीं मिलती। दूसरी तरफ भूख और प्यास से सपना की हालत बहुत खराब हो जाती है। लगता है अब मैं इस टापू से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगी और कुछ ही दिनों में मेरी मौत हो जाएगी। सपना ये सब सोचकर दुखी हो रही थी कि तभी उसे पानी में हैंडबैग के आकार का एक बहुत बड़ा घर तैरता हुआ दिखाई देता है। देखते ही देखते वो घर सपना के करीब आ जाता है और अगले ही पल इस घर के दरवाजे से एक चुड़ैल बाहर निकल आती है। तुम कौन हो लड़की और यहाँ इस टापू पर क्या कर रही हो? सपना चुड़ैल को अपनी सारी आप बीती बता देती है। सपना की कहानी सुनकर चुड़ैल को उस पर बहुत दया आती है और वो उसकी मदद करने का फैसला कर लेती है। उसके बाद चुड़ैल अपने घर के अंदर रखा जादुई केक सपना को खिला देती है। उस केक को खाते ही सपना का जला हुआ चेहरा फिर से पहले की तरह खूबसूरत हो जाता है। उसके बाद चुड़ैल सपना को अपनी जादुई झाड़ू पर बैठाकर उसे वापस उसके गांव भेज देती है। फिर अगले दिन सपना अपनी जादुई झाड़ू पर बैठकर कॉलेज जाती है। सपना को देख मीरा और उसकी सहेली कावेरी के होश उड़ जाती हैं। अरे ये सब क्या है? ये सपना उस टापू से बचकर कैसे आ गई? ये क्या, ये तो पहले से कई ज्यादा खूबसूरत दिख रही है। तभी अचानक सपना की जादुई झाड़ू उन दोनों की पिटाई करने लगती है। हाय मर गई रे, ये झाड़ू तो बहुत ही खतरनाक है। हमें माफ कर दो सपना, वरना ये जादुई झाड़ू हमारी जान ले लेगी। फिर वो दोनों सपना के सामने गिड़गिड़ाने लगते हैं। ठीक है, मैं तुम दोनों को सुधरने का एक आखिरी मौका दे रही हूँ। अगर आज के बाद तुमने कभी कोई गलत काम किया तो मेरी जादुई झाड़ू तुम दोनों की जान ले लेगी। चलो भागो यहाँ से। उस दिन के बाद से मीरा और उसकी सहेली पूरी तरह सुधर जाते हैं। दूसरी तरफ ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेकर सपना ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत जाती है। उसके बाद सपना अमेरिका जाकर मजे से वहाँ की सैर करने लगती है, साथ ही वहाँ ढेर सारी शॉपिंग भी करती है। उसके बाद सपना घर आकर अपनी जिंदगी खुशी से जीने लगती है। कानापुर नाम के गांव में संध्या नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। संध्या के पिता एक वैज्ञानिक थे। कुछ समय बाद संध्या के पिताजी एक उड़ने वाली साइकिल का आविष्कार करते हैं। देखो बेटी, मैंने तुम्हारे लिए एक उड़ने वाली साइकिल बनाई है। इस पर बैठकर तुम अपने कॉलेज जा सकती हो। फिर संध्या के पिताजी उसे साइकिल उड़ाने का तरीका बता देते हैं। अगले दिन से संध्या उस साइकिल पर उड़कर अपने कॉलेज जाने लगती है। फिर एक दिन संध्या अपनी साइकिल पर उड़कर कहीं जा रही थी। तभी अचानक तेज तूफान आ जाता है और वो तूफान संध्या को उसकी साइकिल समेत उड़ाकर वहां से बहुत दूर एक जादुई दुनिया में ले जाता है। वहां संध्या को एक बहुत बड़ा खेत दिखाई देता है। उस खेत में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत गाउन की फसल लगी हुई थी। ये देख संध्या की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। फिर संध्या आगे बढ़कर खेत में पहुंच जाती है और एक सुंदर से गाउन को तोड़कर पहन लेती है।
अगले ही पल संध्या के सर के सारे बाल सोने में बदल जाते हैं और उसके हाथ में एक जादुई छड़ी प्रकट हो जाती है। अरे ये कैसा चमत्कार है, अचानक मेरे बाल सोने के बन गए और मेरे पास एक जादुई छड़ी आ गई। तभी वो गाउन संध्या से कहता है, सुनो संध्या, मैं एक जादुई गौन हूँ। आज से मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और मेरी इस जादुई छड़ी का इस्तेमाल करके तुम रोज अपने मनपसंद एक चीज हासिल कर सकती हो। ये सुनकर संध्या बहुत खुश होती है। उसके बाद संध्या अपनी साइकिल पर बैठ जाती है और हवा में उड़ती हुई वापस अपने गांव चली जाती है। संध्या, ये सब क्या है? तूने अपने बालों पर कौन सा कलर लगाया है जो तेरे बाल सोने की तरह चमक रहे हैं? हाँ, मुझे भी बड़ी हैरानी हो रही है। तुझे इतना सुंदर गाउन कहाँ से मिला? बहुत महंगा होगा। मैं जादुई दुनिया का जादुई गौन हूँ। मैंने ही संध्या के बालों को सोने में बदल दिया है और उसे जादुई छड़ी भी दी है। सुनो जादुई गाउन, हमारे बालों को भी सोने का बना दो और हमें भी एक जादुई छड़ी दे दो। इसके लिए तुम सबको इस जादुई दुनिया में जाना होगा। वहाँ के खेत से तुम सब अपने लिए एक एक जादुई गाउन तोड़कर पहन लेना। उसके बाद संध्या अपने पिताजी की कार को रस्सी से अपनी साइकिल के पीछे बांध लेती है और फिर सभी लड़कियां कार के अंदर बैठ जाती हैं। चलो तुम सब उड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इतना कहकर संध्या अपनी साइकिल को हवा में उड़ाने लगती है और देखते ही देखते वो कार भी हवा में उड़ने लगती है। तभी संध्या के पापा ये सब देख लेते हैं। दूसरी तरफ संध्या उन लड़कियों को लेकर जादुई दुनिया में पहुंच जाती है। फिर वो सभी लड़कियां के खेत में जाकर वहां से गाउन तोड़कर पहन लेती है। लेकिन अगले ही पल संध्या और उसकी सहेलियां बहुत ही बदसूरत और डरावनी बन जाती हैं। तभी वहां एक जादूगरनी आकर उन सभी को रस्सियों से बांध देती है। मैं यहाँ की मालकिन हूँ, यहाँ की हर चीज मैंने तैयार की है। अब तुम सभी लड़कियां मेरी कैदी हो। मैं तुम्हें पेड़ पर बांध दूंगी। उसके बाद मेरे जानवर तुम सबको खाकर अपना पेट भरेंगे। अरे ये तो जादुई गौन धोखेबाज निकला, इसने हम सबको फंसा दिया। फिर जादूगरनी उन सभी को पेड़ से बांधकर वहां से चली जाती है। तभी वहां संध्या के पिताजी आ जाते हैं। पिताजी, हमें बचाइए, बुरी जादूगरनी ने हम सबको बदसूरत बनाकर इस पेड़ पर बांध दिया। लालच में पड़कर किया हुआ कोई भी काम कभी सफल नहीं होता। बेटी, आज तुम्हारी वजह से तुम्हारी सहेलियों की भी जान खतरे में पड़ गई। आप ठीक कहते हैं पिताजी, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। बस आप किसी तरह हम सबको बचा लीजिए। संध्या के पिताजी कुछ सोचने लगते हैं। तभी उन्हें उपाय सूझता है। वो उसी वक्त गाउन के खेत में आग लगा देते हैं। देखते ही देखते खेत में मौजूद गाउन की फसल पूरी तरह जलकर राख हो जाती है। खेत के जलते ही संध्या और उसकी सहेलियों के शरीर में मौजूद गाउन भी जलकर गायब हो जाते हैं और वो सभी लड़कियां फिर से पहले की तरह सुंदर बन जाती हैं। इससे पहले कि वो जादूगरनी यहाँ आ जाए, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। फिर संध्या अपनी सहेलियों के साथ कार में बैठ जाती है। संध्या के पिताजी साइकिल के साथ कार को हवा में उड़ाते हुए वापस अपने गांव पहुंच जाते हैं।